डियर स्टूडेंट्स, इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने ब्रिटेन के संविधान में मंत्रिमंडल की क्या शक्तियां हैं, मंत्रिमंडल किस तरह कार्य करता है, मंत्रिमंडल का किस तरह गठन होता है, इसके बारे में हमने चर्चा करी थी। आज हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि ब्रिटेन में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में परस्पर क्या संबंध है। क्योंकि ब्रिटेन में क्या है, संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और संसदात्मक शासन प्रणाली की एक विशेषता है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में परस्पर संबंध होता है। तो हम ये देखने का आज प्रयास करेंगे कि ब्रिटेन में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में परस्पर क्या संबंध है। इस संबंध को दो आधारों पर हम जांचने का प्रयास करेंगे। एक तो वैधानिक आधार कि कानूनी दृष्टि से कार्यपालिका और व्यवस्था संसद में क्या संबंध है, और दूसरा वास्तविक स्थिति ब्रिटेन में क्या है। क्योंकि ब्रिटेन के संविधान की एक विशेषता थी कि जैसा वास्तव में वो है वैसा दिखाई नहीं देता, और जैसा दिखाई देता है वो वास्तव में वैसा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कि क्या वैधानिक दृष्टि से, कानूनी दृष्टि से कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में क्या संबंध है, इसको कुछ आधारों पर हम देखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि व्यवस्थापन के क्षेत्र में हमें कानूनी दृष्टि से संसद सर्वोच्च दिखाई देती है, क्योंकि कानून निर्माण के क्षेत्र पर उसका एकाधिकार है। एक तो ब्रिटेन में क्या है, एकात्मक शासन प्रणाली है। एकात्मक शासन प्रणाली के कारण तथा दूसरी न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था, कि ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था का अभाव है। तो ऐसी स्थिति में कानून निर्माण की एकमात्र शक्ति किसके पास में है, संसद के पास है। संसद कानून निर्माण के क्षेत्र में सर्वोच्च है, और हालांकि वो कानून निर्माण के क्षेत्र में जनमत का ध्यान रखती है, पर फिर भी कानून निर्माण के क्षेत्र में वो सर्वोच्च है। जैसे कानून का निर्माण करती है वैसा कहीं भी उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। तो व्यवस्थापन के क्षेत्र में हमें संसद सर्वोच्च दिखाई देती है, मंत्रिमंडल सर्वोच्च दिखाई नहीं देता कानूनी दृष्टि से। दूसरा, कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधी सर्वोच्चता, कि हमें कानूनी दृष्टि से हमें ये भी हम देखते हैं कि कानूनी दृष्टि से संसद कार्यपालिका पर पूरा नियंत्रण रखती है। उसके पास ये अधिकार है कि वो विभिन्न माध्यमों के माध्यम से वो क्या है, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। उसके पास में बहुत सारे शस्त्र हैं जो कि संविधान ने उसको दे रखे हैं, जिसके द्वारा वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है। पहला कि मंत्रिमंडल लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिमंडल का निर्माण ही किसके द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा किया जाता है। संसद में जो बहुमत दल का जो राजनीतिक दल जिसको कि बहुमत मिला होता है, वो सब वहाँ पर मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। तो ये मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। अविश्वास इसके अतिरिक्त संसद अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा मंत्रिमंडल को जब चाहे उसको अपने पद से हटा सकती है। कुछ और तरीके हैं जिसके द्वारा मंत्रिमंडल क्या है, मंत्रिमंडल पर संसद नियंत्रण रखती है। जैसे कि प्रश्न पूछना। पहला, प्रश्न पूछना। संसद सदस्य जो हैं वो मंत्रियों से उनके कार्यों के बारे में, उनकी नीतियों के बारे में जब चाहे प्रश्न पूछ सकते हैं, और जब चाहे मंत्रियों पर नियंत्रण रख सकते हैं। मंत्रियों को हमेशा भय रहता है कि संसद में उनसे संबंधित कार्यों के लिए किसी के द्वारा भी कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो उन्हें उसका जवाब देना होगा। तो ऐसी स्थिति में वो सदैव क्या रहते हैं, सतर्क रहते हैं। तो इस तरह संसद मंत्रिमंडल के मंत्रियों पर नियंत्रण रखती है। दूसरा एक तरीका है वाद विवाद के द्वारा, कि संसद में जब भी अधिवेशन होते हैं तो विभिन्न नीतियों पर वाद विवाद किए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वाद विवाद से कोई भी नीति है तो उसके दोष सामने आते हैं। इससे लोकमत तक भी ये बात जाती है। लोकमत तक यदि बात जाती है तो मंत्री क्या है, जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें जनमत के सामने अपने कार्यों का औचित्य सिद्ध करना पड़ता है। तो उन्हें समय समय पर इस वाद विवाद के द्वारा जनता को जवाब देना होता है। एक है निंदात्मक प्रस्ताव के द्वारा। संसद मंत्रिमंडल पर निंदा प्रस्ताव के द्वारा भी अपना उस पर नियंत्रण रख सकती है, कि किसी नीति के प्रति कोई असंतोष की भावना है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्तिगत मंत्री के खिलाफ निंदात्मक प्रस्ताव पारित किया जा सकता है संसद में। कार्य स्थगन, कि यदि कोई ऐसा विशेष कार्य आ गया है जिसके संबंध में चर्चा करना तात्कालिक रूप से जरूरी हो, तो ऐसी स्थिति में संसद की कार्यवाही को बीच में रोककर उस पर विचार किया जा सकता है। तो संसद कार्य स्थगन के द्वारा भी मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखती है। एक है कटौती प्रस्ताव, कि किसी विशेष विभाग की नीति के प्रति यदि असंतोष की भावना है संसद में,
या संसद सदस्य में किसी के प्रति इस तरह की विभाग की नीतियों के प्रति असंतोष की भावना है तो मंत्री विशेष के वेतन कटौती का प्रस्ताव भी किया जा सकता है। तो इस तरह मंत्रिमंडल पर संसद नियंत्रण रखती है। एक और तरीका है जो कि सबसे महत्वपूर्ण तरीका है, वो है अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, कि अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा संसद जब चाहे मंत्रिमंडल को अपने पद से हटा सकती है, और अविश्वास प्रस्ताव यदि पारित हो जाता है तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। तो ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल सदैव सतर्क रहता है कि वो अपना बहुमत संसद में सिद्ध करता रहे। इसके अतिरिक्त वित्तीय क्षेत्र, ये तो था कार्यपालिका पर नियंत्रण से संबंधित शक्ति। संसद की वित्तीय क्षेत्र में भी शक्ति महत्वपूर्ण है कि लोक सदन सर्वोच्च होता है। कोई भी उसके बिना कोई भी प्रशासन का कोई भी कार्य संसद की स्वीकृति के बिना नहीं किया जा सकता। मंत्रिमंडल जो भी कार्य करती है वो वित्तीय क्षेत्र में उसमें लोक सदन की उसको क्या है, लोक सदन का उसको विश्वास लेना होता है। बजट की स्वीकृति भी संसद के द्वारा की जाती है। विभिन्न मंत्रियों के द्वारा जो बजट तैयार किया जाता है, अनुदान की कर प्रस्ताव जो भी तैयार किए जाते हैं, उस पर संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। तो ऐसी स्थिति में व्यवहार हम देखते हैं कि कानूनी क्षेत्र में संसद सर्वोच्च है और मंत्रिमंडल पर पूरा नियंत्रण रखती है। लेकिन जब वास्तविक स्थिति में हम जाते हैं तो इसके हमें बिल्कुल विपरीत स्थिति दिखाई देती है कि सभी क्षेत्रों में मंत्रिमंडल ही इन शक्तियों का प्रयोग करता है। जैसे कि व्यवस्थापन के क्षेत्र में अधिकांश जितने भी कानून निर्माण के लिए विधेयक प्रस्तावित किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, मंत्रियों के द्वारा प्रस्तावित किए जाते हैं। और मंत्रियों के द्वारा जो विधेयक प्रस्तावित होते हैं उनके ही कानून बनने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। कार्यपालिका के क्षेत्र में भी कि मंत्रिमंडल बहुमत दल कभी नहीं चाहता कि उसका क्या है सत्ता छिन जाए। तो ऐसी स्थिति में वो हमेशा कि अपने किसका साथ देता है, मंत्रिमंडल का साथ देता है। संसद में जो बहुमत दल है वो अपने मंत्रिमंडल का साथ देता है। तो वास्तविकता में कार्यपालिका किस पर नियंत्रण रखती है, वो जो बहुमत दल है वो लोक सदन पर पूरा नियंत्रण रखता है। वित्तीय क्षेत्र में भी हमें देखते हैं कि बजट किसके द्वारा तैयार किया जाता है, वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। तो लोक सदन में बहुमत दल कभी ये नहीं चाहेगा कि उसकी सरकार की हार हो। तो वित्तीय क्षेत्र में भी मंत्रिमंडल ही क्या करता है, संसद का प्रतिनिधित्व करता है। वास्तविक स्थिति हम ये औपचारिक रूप से चाहे कितना ही कह दें कि संसद क्या करती है, मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखती है, लेकिन वास्तविक रूप से हम देखें तो मंत्रिमंडल लोक सदन पर नियंत्रण रखता है। इस मंत्रिमंडल की महत्ता के क्या कारण है? आज हम देख रहे हैं कि मंत्रिमंडल धीरे धीरे शक्तिशाली होता जा रहा है, हर देश में हम देखते हैं। तो इसकी महत्ता के क्या कारण है? कि ब्रिटेन में भी ऐसी कुछ पृष्ठभूमियां हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल धीरे धीरे वहाँ पर महत्वपूर्ण होता जा रहा है। जब हम इस बात की चर्चा करते हैं कि मंत्रिमंडल की महत्ता के क्या कारण हैं, तो हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से भी इसको समझ सकते हैं कि ब्रिटेन में क्या है, द्विदलीय पद्धति है। ब्रिटेन में 2 ही दल हैं और दोनों दल क्या है कि यदि सत्ता में आते हैं तो विरोधी दल अपनी भूमिका निभाता है और जो सत्तारूढ़ दल है वो अपनी भूमिका निभाता है। कोई भी एक दूसरे के प्रति इस तरह के व्यक्तिगत आक्षेप नहीं किए जाते, बल्कि स्वस्थ राजनीति की जाती है। स्वस्थ राजनीति में दोनों दल एक दूसरे का सम्मान करते हैं। यदि सत्तारूढ़ दल है तो वो शासन को अच्छी नीतियों के द्वारा चलाने का प्रयास करता है, और विरोधी दल यदि है तो विरोधी दल उसकी गलत नीतियों की क्या करता है, निंदा करता है। तो एक स्वस्थ राजनीति ब्रिटेन में है, इसलिए मंत्रिमंडल भी धीरे धीरे वहाँ पर महत्वपूर्ण होता जा रहा है। दूसरा है कठोर अनुशासन, कि ब्रिटेन में दल के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होता है। और ब्रिटेन में ही क्यों, हर देश में हम देखते हैं कि हर देश में जहाँ दलीय व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर जो दल के जो सदस्य हैं वो अपने दल के निर्देशों का पालन आवश्यक रूप से करते हैं, क्योंकि यदि वो ऐसा नहीं करते तो उनके राजनीतिक जीवन का अंत हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में वो हमेशा उसके निर्देशों का पालन करते हैं। और लोक सदन में भी दल के विभिन्न सचेतक होते हैं जो समय समय पर अपने दल के सदस्यों को निर्देश देते रहते हैं। तो दल के सदस्य उसी के अनुरूप कार्य करते हैं। धीरे इसके कारण मंत्रिमंडल की महत्ता बढ़ रही है। एक है सुधार कानूनों का परिणाम, कि ब्रिटेन में 1832 तक जो सदस्यों की भक्ति किसके प्रति हुआ करती थी, दल के प्रति नहीं होती थी। दल के प्रति परिवर्तनशील थी, क्योंकि वो चुनाव अपने व्यक्तिगत स्तर पर लड़ते थे और व्यक्तिगत स्तर पर लड़ने के कारण वो किसी दल के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे।
लेकिन 1832 के सुधार कानून, 1867 का सुधार कानून, 1884 के सुधार कानून के बाद स्थिति परिवर्तित हो गई। अब मतदाताओं की संख्या बढ़ने से व्यक्तिगत रूप से के स्थान पर, दल के स्थान पर अब चुनाव लड़ा जाता है। तो ऐसी स्थिति में उनकी भक्ति किसके प्रति होती है? अपने दल के प्रति होती है और दलीय अनुशासन में वो बंधे रहते हैं। एक क्या है कि मंत्रिमंडल की महत्ता बढ़ने का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि लोक सदन का बहुत ज़्यादा अत्यधिक कार्यभार, कि लोक सदन के पास में बहुत सारा काम होता है, क्योंकि कानून निर्माण के क्षेत्र में एकमात्र संस्था है। तो ऐसी स्थिति में उसके पास में इतना काम होता है कि 6-6 महीने तक इसकी बैठकें भी 6-6 महीने में वो होती हैं। सदन के जो अधिवेशन होते हैं, लोक सदन के या संसद के जो अधिवेशन होते हैं, साल में 2-3 बार होते हैं। तो ऐसी स्थिति में इतना कार्य उनके पास होता है कि वो उन कार्यों को पूरा नहीं कर सकती। तो वो ऐसी स्थिति में किसके मुँह देखती है? वो मंत्रिमंडल का मुँह देखती है। मंत्रिमंडल वो सारे कार्यों को करता है। तो जब मंत्रिमंडल वो सारे कार्यों को करता है तो धीरे धीरे वो शक्ति को प्राप्त भी करता है। एक और कारण जिसके कारण मंत्रिमंडल की महत्ता बढ़ रही है कि शासन कार्य की जटिलता। शासन कानून निर्माण के क्षेत्र में आज धीरे धीरे जटिलताएं उत्पन्न हो गई है। एक साधारण संसद सदस्य के बस में ये नहीं होता कि वो कानून की पेचीदगियों को समझ सके। मंत्रिमंडल के सदस्य इस मामले में विशेषज्ञ होते हैं। वो जितने भी विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं वो मंत्रियों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। तो लोक सदन के सभी सदस्य उन बातों को नहीं समझ पाते। तो ऐसी स्थिति में कार्य किसके द्वारा किया जाता है? मंत्रिमंडल के कार्य के द्वारा किया जाता है। और मंत्रिमंडल यदि कार्य करता है तो वो शक्तिशाली होता है। एक है प्रदत्त व्यवस्थापन, कि कार्यभार बढ़ जाने के कारण और कानूनी जटिलताओं के कारण जो संसद की जो कानून निर्माण की शक्ति है वो समय समय पर वो विभिन्न प्रशासनिक विभागों को सौंपती रहती है। प्रदत्त व्यवस्थापन का मतलब है कि अपनी शक्ति किसको सौंप देना? मंत्रिमंडल को सौंप देना, ये विभिन्न विभागों को सौंप देना। संसद केवल देखरेख करती है, उनकी रूपरेखा तैयार करती है और आगे का कार्य किस पर छोड़ देती है? मंत्रिमंडल पर छोड़ देती है। जब मंत्रिमंडल ये कार्य करता है तो धीरे धीरे उसका महत्व बढ़ता है। एक है संसद की कार्यवाही के नियम, कि ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं उन्होंने मंत्रिमंडल के महत्व को बढ़ाया है। हमेशा एक इतिहास बताता है कि मंत्रिमंडल ने सदैव ऐसे निर्णय लिए हैं कि धीरे धीरे अपनी महत्ता धीरे धीरे बढ़ाता ही चला गया। और संसद की महत्ता उसमें कम तो नहीं ना सकते हम कि हम कम हो, संसद की महत्ता कम हो गई है, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि उसके कंपैरिजन में, उसके अनुपात में, संसद के अनुपात में मंत्रिमंडल की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। एक और कारण हम मान सकते हैं मंत्रिमंडल की महत्ता का कि राष्ट्रीय आपात। समय समय पर कि ब्रिटेन में प्रथम विश्व युद्ध के बाद में आर्थिक संकट हुआ, तो ऐसी स्थिति में प्रदत्त व्यवस्थापन के द्वारा मंत्रिमंडल को बहुत सारी शक्तियाँ दी गई। तो धीरे धीरे वो शक्तियाँ संसद वो किसके पास में आ गई? मंत्रिमंडल के पास में आ गई। तो मंत्रिमंडल जहाँ शक्तिशाली होता गया। एक राष्ट्रीय वित्त पर किसका नियंत्रण होता है? मंत्रिमंडल का नियंत्रण होता है। बजट के द्वारा वो विभिन्न विभागों को क्रियान्वित करता है, क्योंकि क्रियान्वयन की शक्ति मंत्रिमंडल के पास में होती है। तो ऐसी स्थिति में वो धीरे धीरे स्वयं ही शक्तिशाली होता जाता है। एक और महत्वपूर्ण शक्ति जिससे कि मंत्रिमंडल की महत्ता बढ़ती है कि विघटन की शक्ति। जब मंत्रिमंडल ये देखता है कि लोक सदन तो उसके साथ नहीं है लेकिन जनता उसके साथ है, तो ऐसी स्थिति में वो किसको परामर्श दे सकता है? सम्राट को, सदन को भंग करने का परामर्श दे सकता है। तो ऐसे इससे भी मंत्रिमंडल की महत्ता बढ़ गई है। लेकिन क्या हम इस आधार पर ये मान लें कि ब्रिटेन में क्या है? अधिनायक मंत्रिमंडल का अधिनायक है? ऐसा नहीं है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि वह मंत्रिमंडल की महत्ता है, वहाँ मंत्रिमंडल की तानाशाही स्थापित हो गई है। लेकिन यदि हम देखने का प्रयास करें तो वास्तव में ऐसा नहीं है। वहाँ उस पर भी कुछ प्रतिबंध है। उसकी शक्तियाँ असीमित नहीं है। उसकी शक्तियाँ ऐसी नहीं है कि वो उन शक्तियों के द्वारा तानाशाही की स्थिति प्राप्त कर ले। उस पर भी बहुत सारे नियंत्रण हैं। तो ऐसे उन नियंत्रणों के कारण हम उसे अधिनायक नहीं मान सकते हैं। जैसा कि विरोधी दल का अस्तित्व है ब्रिटेन में, भले ही मंत्रिमंडल कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, कितना ही शक्तियों का प्रयोग क्यों न करे, लेकिन यदि वो मनमानी करता है तो विरोधी दल उसकी आलोचना करते हैं विभिन्न नीतियों पर। और यदि आलोचना करते हैं तो ये बात कहाँ तक जाती है? लोकमत तक जाती है। तो अगले चुनाव में उसे ये डर रहता है
कि कहीं उसको सत्ता से बाहर न कर दिया जाए उसके दल को। तो ऐसी स्थिति में वो हमेशा अपने ऐसी नीतियों को क्रियान्वित करता है ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा विरोध सहना न पड़े। तो विरोधी दल का अस्तित्व भी उसे अधिनायक नहीं बनने देता। और जनमत की शक्ति तो सबसे प्रमुख है ही कि मंत्रिमंडल किसके भरोसे सत्ता का प्रयोग करता है? लोकमत के भरोसे। लोकमत जब तक उसके साथ है जब तक ही वो शक्तिशाली है। यदि जनमत उसके साथ में नहीं है तो वो किसी भी तरह की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। उसे जब चाहे मंत्रिमंडल को कि जब चाहे अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। जनमत की शक्ति 5 साल तक तो वो तनाशा बन सकता है। हम मान सकते हैं कि 5 साल यदि उसके पास में बहुमत है और उसकी सरकार नहीं गिरती है तो वो मनमानी कर सकता है, लेकिन 5 साल बाद में उसे फिर जनता के सामने जाना पड़ता है। उसे चुनावों के माध्यम से अपनी शक्ति को पुनः अर्जित करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जनमत की शक्ति सदैव उसको प्रतिबंधित करती रहती है कि वो गलत काम नहीं करे, वो अधिनायक न बने। इसके अतिरिक्त सदन की कुछ परंपराएं भी होती हैं। अपने ही दल के सदस्यों की भी प्रतिक्रियाएं होती हैं कि दल में भी ऐसे दल होते हैं जो समय समय पर सरकार की नीतियों की आलोचना करते रहते हैं। और यदि सरकार की लोकमत में लोक सदन में सुदृढ़ स्थिति है तो उसकी स्थिति सुदृढ़ रहती है, लेकिन यदि उसकी स्थिति लोक सदन में सुदृढ़ नहीं है, उसके दल के पास में बहुत ज़्यादा बहुमत नहीं है, तो उसे लोक सदन के दृष्टिकोण का भी ध्यान रखना पड़ता है। और जब तक मंत्रियों की नीतियां सफल रहें, उन्हें जन समर्थन प्राप्त होता रहे, अपने समर्थकों का उत्साह प्राप्त करते रहें, तो सदन में उन्हें महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है। लेकिन यदि उनका नेतृत्व ही हतोत्साहित है, बाहरी असफलताएं परेशान कर रही हैं उनको, मंत्रिमंडल अक्षम है, उनके आंतरिक मतभेद इतने ज़्यादा हैं, तो ऐसी स्थिति में लोक सदन ज़्यादा शक्तिशाली बन जाता है और सदन द्वारा नीतियों में परिवर्तन के लिए भारी दबाव मंत्रिमंडल पर बनाया जा सकता है। इसलिए हम उसे अधिनायक तो किसी भी स्थिति में नहीं कह सकते। और यदि हम ये कहते हैं कि मंत्रिमंडल शक्तिशाली है, मंत्रिमंडल शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, तो आज के युग में मंत्रिमंडल को शक्ति देना भी वांछनीय है, क्योंकि जो राजनीतिक दल एक निश्चित कार्यक्रम के द्वारा क्या लोक सदन में बहुमत प्राप्त करता है, तो उसका ये कर्तव्य भी है कि वह इन अपने जितना वो कार्यक्रम लेके गया है, इन कार्यक्रमों को पूरा करे, जनता से जितने उसने वादे किए हैं उन वादों को वो पूरा करे। और मंत्रिमंडल यदि पूरी शक्ति के साथ में इन कार्यक्रमों को करता है तो इसमें कोई बुराई हमें माननी भी नहीं चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे तब कि मंत्रिमंडल अधिनायक है, यदि वो पूरी शक्ति के साथ में जनता के हितों का ध्यान रखकर आगे कार्य कर रहा है तो उसे शक्ति देना वांछनीय भी है और ऐसा होना भी चाहिए। इसी के साथ में मैं अपना आज का व्याख्यान समाप्त करती हूँ।